एक जिम में आखिर आपको क्या चाहिए बता दो ना। सेंट्रलाइज्ड एसी है, इक्विपमेंट्स इतने ज़्यादा एडवांस्ड है, इतना स्पेशियस जिम और एम्बियंस तो इतना लाजवाब है। नमस्कार दर्शकों, मैं नीरज अरवानी हर दिन अग्निपथ के नए सत्र में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए रुक करते हैं खबर की ओर। दर्शकों, अब उल्लासनगर महानगर पालिका के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। हम आपको बता दें, किसी भी पक्ष को उल्लासनगर की जनता ने पूर्ण बहुमत न देते हुए फिर एक बार उल्लासनगर की जनता ने राजनीतिक पक्षों को असमंजस में डाल दिया है। शायद यही खूबी है उल्लासनगर की जनता की। हम आपको बता दें, अब किसी भी पक्ष के लिए समीकरण बिठाने के लिए बहुजन विकास आघाड़ी और कांग्रेस पार्टी के समर्थन के बिना अब किसी का भी गणित बैठते हुए नजर नहीं आ रहा है। इसी बात को लेकर आज हर दिन अग्निपथ ने मुलाकात ली भाजपा नेता, जिसे भाजपा का चाणक्य भी कहा जाए तो गलत ना होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रदीप रामचंदानी की। क्या कहना है इन समीकरणों को लेकर, कैसे भारतीय जनता पार्टी अब सत्ता में बैठेगी या विपक्ष में, ऐसे सवालों के साथ आज हर दिन अग्निपथ ने एक मुलाकात ली है प्रदीप रामचंदानी के साथ। क्या कहना है प्रदीप रामचंदानी का, आइए आपको सीधे सुनाते हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त के, अगर हम लोग कहें चाणक्य तो वो गलत नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद से ज़्यादा नगर सेवक देने में जो भूमिका प्रदीप रामचंदानी ने निभाई, शायद ही किसी नेता ने इतनी मेहनत और चाणक्य वाली भूमिका में काम किया हो। एक मुलाकात लेते हैं प्रदीप रामचंदानी जी के साथ। प्रदीप जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत करते हैं हर दिन अग्निपथ चैनल में। नमस्कार प्रदीप जी, शुरुआत से ही हम लोगों ने देखा जैसे चुनाव नज़दीक आते जा रहे थे, आपकी भूमिका निर्णायक भी थी और पूरी रणनीति के आप कर्ता धर्ता कहें, मास्टरमाइंड कहें, जितने शब्द होंगे शब्दाकोश में उतने शायद शब्द कम पड़ जाए। आपको लगता है आपकी रणनीति ने काम किया? तो ये पार्टी में व्यक्तिगत काम को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं होता। पार्टी एक संगठनात्मक रूप से सब मिलकर काम करते हैं। वैसे भी मैंने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए उल्लासनगर के लोगों में बहुत ज़्यादा प्यार है। केवल हमने इतना काम किया कि सारे लोगों को जोड़ा और समझाने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़रूरी है अगर शहर को सही दिशा देनी है। हमें पूरा विश्वास था कि भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट जनादेश मिलेगा, लेकिन किसी कारण हम स्पष्ट जनादेश से 3 सीट कम आए। लेकिन फिर भी जो लोग ये चर्चा में थे पूरे शहर में, ये कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के सामने जो सभी पक्ष थे, जिसमें आप शिवसेना, आरपीआई, अपने आपके टीम ओमी कालानी और जितने भी शरद चंद्र पवार गुट जो भी थे, इसके अलावा आप पकड़ लो कि पीआरपी, मतलब सारी पार्टियां विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी, वो दोस्ती का गठबंधन, उनको इस बात का, जैसे ही हमारे कुछ जो वरिष्ठ नगर सेवक ने पाला बदल के शिवसेना में चले गए थे या टीओके में चले गए थे, तो उनको ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो उल्लासनगर में ख़त्म हो जाएगी और बहुत ही 10, 15, 12 सीटों पे सिमट जाएगी। लेकिन जितने भी मेरे इलेक्शन के दौरान जितने भी साक्षात्कार हुए, मुझे अंदर से पूरा विश्वास था कि भारतीय जनता पार्टी को उल्लासनगर की जनता निर्णायक बहुमत देगी। लेकिन उसके बावजूद भी इतने सारे दल एक साथ मिलकर लड़े, फिर भी भारतीय जनता पार्टी एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरी, सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी। और अब उन ताकतों को ये एहसास होगा कि जो अनैसर्गिक गठबंधन करके आप अगर चाहोगे कि भारतीय जनता पार्टी की ताकत कम है, भारतीय जनता पार्टी की ताकत क्या है, जिन लोगों ने यह सोचा होगा कि भाई हम इनसे युति न करके अकेले ही 50-60 जीत जाएंगे, उनको पता पड़ गया होगा
कि भारतीय जनता पार्टी की जड़ें कितनी मजबूत हैं और भारतीय जनता पार्टी कितनी मजबूत है, आज उनको यह हमने दिखा दिया है। और उनको भी यह एहसास हुआ होगा कि दोस्ती का गठबंधन ज़्यादा फायदे वाला था, या कि नैसर्गिक गठबंधन वाले भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा फायदा होता। आज वो इस बात का जो है आंकलन या उसका जो एनालिसिस जो कर रहे होंगे, और मुझे पता है जब वो जिस बात की चिंता की जाती है, चिंतन किया जाता है, तो उत्तर अवश्य मिलता है। प्रदीप जी, पूरे चुनावी माहौल के दौरान या उससे पहले भी विरोधियों का, आपके विरोधी पक्षों की बात कर रहा हूँ मैं, उनका एक माइंडसेट था कि किसी भी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को इस बार अलग थलग करना है। हर पक्ष ने मिलकर एक युति बनाई और भारतीय जनता पार्टी को अकेला किया। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को जो ये लोग सोच रहे थे अकेला करेंगे, उसमें वो सफल रहे? दिखता तो नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की जो नैसर्गिक युति थी, और ऐसा नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना से युति नहीं करना चाहती थी। हमने ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना से युति करना चाहती है, लेकिन क्योंकि ऐसे दलों को आपने अपने साथ अपने इसमें शामिल गठबंधन कर दिया था जिनके सामने हमने विधानसभा का चुनाव लड़ा था और उनको पराजित किया था, लेकिन उन्होंने हमारी ये बात नहीं मानी। और यहाँ तक हमसे जो कमेटी तैयार हुई थी उसमें उनको यह विश्वास हो चला था कि भारतीय जनता पार्टी से युति करने का कोई अर्थ नहीं होगा, और उन्होंने अपने आप में ये तय कर लिया था कि उल्लासनगर में हम दोस्ती के गठबंधन, आरपीआई सारे पक्षों के साथ लड़ेंगे। और आंकलन उनका यह था कि भारतीय जनता पार्टी 10, 15, 20 सीटों में सिमट जाएगी और इनका अपने दम बल पर ही यहाँ पर सत्ता बना सकेंगे। तो आधे में रोकता हूँ आपको, क्योंकि मैंने शुरू से आपकी रणनीति देखी थी। जब चुनाव का माहौल तैयार होते जा रहा तो शुरू से मैंने आपकी रणनीतियाँ देखी थी। एक प्रदीप रामचंदानी की बात मैं अकेले करूँगा। एक अकेला प्रदीप रामचंदानी ऐसा था जो कहता था और चाहता भी था कि अगर महायुति होती है, उनके नैसर्गिक जो अलायंस में है, मैं शिवसेना की बात कर रहा हूँ, अगर युति होती है तो ठीक है, नहीं होती है फिर भी भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर पूरी तरह से तैयार है चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं में वो मनोबल दिख नहीं रहा था। तो प्रदीप रामचंदानी की नीतियां, रणनीतियां, कूटनीतियां काम कर रही है, था मानेंगे? देखिए, प्रदीप रामचंदानी अगर भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है, तो मेरी जो शक्ति है वो शून्य है। मैंने जो भी बात कही पार्टी के वरिष्ठों से, हमारे प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान जी से विचार विमर्श करके आपको कहा। देखिए, अगर मान लो, ऐसा समझ लो कि युति हो जाती थी, हमारी चुनाव से पहले युति हो जाती थी, और युति में जिस तरह से हमारी बार्गेनिंग होती थी, तो इनका ऐसा कहना था कि उनके पास जो उस समय के विद्यमान नगर सेवक ज़्यादा हैं, वो अपनी संख्या 42-45 बता रहे थे, तो हमको उतनी सीटें देने की, अगर बहुत ज़्यादा हम बार्गेनिंग भी करते तो इस बात पे बात बनती कि आधी सीटें पे हम लड़ें, आधी सीटें पे, तो 39 सीटें हमारे हिस्से में आती। तो क्या आपको लगता है कि हम 39 सीटें लड़कर 37 सीटें लड़ पाते? इससे तो बेहतर ये हुआ ना कि हमने 78 सीटें लड़कर 37 सीटें लाड़ी, 38 सीटें लाई हमने, और शहर की नंबर 1 की पार्टी बनकर उभरे। तो इसमें हमारा बहुत फायदा हुआ। हमारा जो कार्यकर्ता कई वर्षों से दबा हुआ था, उसको मौका नहीं मिल रहा था। प्रदीप जी, ऐसा भी कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को असल में पहली बार एक मौका मिला जहां पर उन्हें अकेले अपनी ताकत दिखाने का मौका मिला। देखिए, मेरे को कहने का क्या मतलब है कि मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ताओं से भरी हुई पार्टी है। हमें यह विश्वास था कि हमें पूर्ण बहुमत मिलेगा। चलो ठीक है, जनता का जो भी जनादेश आया वो सर आंखों पर, लेकिन वो मंजिल ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन अकेले दम पर लड़ना और इतनी सीटें लाना अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन सभी पक्ष एक साथ मिलकर भी भारतीय जनता पार्टी को डिगा नहीं पाए,
भारतीय जनता पार्टी की कितनी ताकत है वो सभी ने देख लिया। कई लोगों ने, हमारे यहाँ से पक्ष से गए हुए लोगों ने ऐसी स्टेटमेंट भी दी थी कि 1 पैनल से लेकर 12 पैनल तक भारतीय जनता पार्टी की एक भी सीट नहीं आएगी। और आपको बताता हूँ 1 से 12 पैनल तक हमारी 23 सीटें आई हैं, 23 सीटें। और 13 से लेकर 20 तक हमारी 14 सीटें आई हैं। हम पूरे शहर में, न केवल, पहले हमें कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी एक विशेष समाज की पार्टी है। आज हमारे पास सभी समाज के लोगों के प्रतिनिधित्व है, फिर चाहे वो उत्तर भारतीय हो, मराठी हो, दलित हो, उसके बाद हमारे सिंधी भाई हों, सभी लोगों का लोगों ने सभी को यहाँ पर मतदान किया है और मतदान के बाद आज वो लोक प्रतिनिधि बने हैं। प्रदीप जी, अब महापौर पद के लिए भारतीय जनता पार्टी केवल 2 सीटें पीछे है, तो क्या जोड़ तोड़ करके महापौर भारतीय जनता पार्टी का बैठेगा? ये इस बारे में ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की अगर यहाँ पर महापौर बनता है जो बनेगा, जोड़ तोड़ में तो भारतीय जनता पार्टी माहिर है। नहीं, जोड़ तोड़ में भारतीय जनता पार्टी माहिर है या क्या है, इस बात में जनादेश जो आया है उसका सम्मान करना चाहिए। यह भी तय है कि हमें 2 सीटें कम हैं, तो कहाँ से आएंगी, तो अपक्ष से आएंगी या जो और वहीं से आएंगी जी। तो हर एक व्यक्ति जब कोई भी दल जब चुनाव लड़ता है तो सत्ता पाने के लिए लड़ता है, क्योंकि सत्ता पाकर ही आप अपनी जो विकास के कार्यक्रम हैं या लोगों का जन कल्याण की नीतियां हैं वो लागू कर सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी एक तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी होकर उभरी है, तो हम लोग अवश्य प्रयास करेंगे महापौर बनने का। मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का महापौर बनेगा। यानी ये तय है या कोशिश करेगी भारतीय जनता पार्टी अपना महापौर बिठाने के लिए, ये तय है? नहीं, तय यानी मैंने आपको कहा ना कि जब कोई भी राजनीतिक पक्ष चुनाव लड़ता है तो उसके जो कार्यक्रम होते हैं सत्ता आने के बाद ही, अपनी जो हमने घोषणा पत्र दिया वो सत्ता आने के बाद ही हम लागू कर सकते हैं। इसलिए अगर हम कुछ 1-2 सीटें कम भी हैं तो हमें पूरा भरोसा है कि हम अपना महापौर भारतीय जनता पार्टी का यहाँ बिठा लेंगे। कहीं ना कहीं प्रदीप जी ये मलाल होगा कि 2 सीटों से सिर्फ पीछे रह गई भारतीय जनता पार्टी अपना खुद का महापौर बनाने के लिए, कहीं ना कहीं इस बात का मलाल होगा? नहीं, देखिए क्या होता है ना कि अगर आप आंकलन करेंगे तो बहुत कम सीट, 100 के अंदर की सीटें हमारी करीबन 7-8 सीटें हैं जो हम 100 के अंदर में हारे। 1 सीट हम 38 वोटों से हारे, 1 सीट हम 57 वोटों से हारे, एक 38 वोटों से हारे, 100 वोटों से वाली 6-7 सीटें हैं। ऐसा हो जाता है लोकतंत्र में, जहाँ भी है कभी कभी जनता देती है लेकिन कहीं ज़्यादा कैंडिडेट मत विभाजन हो जाता है, कुछ हो जाता है। तो मलाल तो इस बात का रख नहीं सकते, क्योंकि जो भी जनादेश जनता ने दिया है वो सर आंखों पर, उसी आधार पे आगे क्या होगा, किस तरह की काफ़ी सारे प्रभागों में प्रदीप जी ऐसा देखा गया कि नए चेहरों को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारी दी और पुराने सक्षम नेताओं को रण से पूरी तरह से भगा दिया, नए चेहरों को जितवाकर। देखिए, ये जो आप देखेंगे कि 19 नंबर पैनल में जो लोग भारतीय जनता पार्टी छोड़कर दूसरे पक्ष में चले गए थे, तो यहाँ पर तो सचमुच प्रदीप जी भारतीय जनता पार्टी या आपकी नीतियाँ कहूँगा मैं, पार्टी की बात नहीं, मैं तो प्रदीप रामचंदानी की नीतियाँ कहूँगा, ये सचमुच ये नए चेहरे लाकर धुरंधरों को हरवाना देखिए तो अपने आप में बड़ी बात है। विपुल मयेकर एक 25-28 साल का लड़का इतने बड़े धुरंधर विजू पाटिल को परास्त करता है। उसके बाद तुम्हारा गोपलानी जो है, राजू गोपलानी, वो इतने पुराने नगर सेवक किशोर बनवारी को परास्त करता है। और राजू दुर्गे अपना विजू पाटिल जी की भाभी को परास्त करता है। तो इसका अर्थ यह है कि जो नया खून है, भारतीय जनता पार्टी निरंतर नए लोगों को मौका देती है, संधि देती है। कई सारे ऐसे लोग हैं जो नए जीत कर आए हैं,
पहली बार अपना महानगर पालिका में, अब महासभा में उनकी आवाज़ उठेगी। यह ऐसा होना भी चाहिए, ऐसा बिल्कुल होना चाहिए कि समय समय पर जनता ने ऐसे निर्णय देने चाहिए और जो युवा लोगों को मौका देना चाहिए। और मुझे खुशी है कि बहुत सारे नए चेहरे भारतीय जनता पार्टी में चुनकर आए हैं और वो शहर के लिए सेवा का काम करेंगे। प्रदीप जी, आखिरी सवाल, अगर किसी कारणवश भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष में बैठना पड़ता है तो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के नाते विरोध करेगी या जिन मुद्दों पर सहमति बनेगी उन मुद्दों पर सहमति भी बिठाएगी सत्ताधारियों के साथ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में बैठेगी नहीं, ये मुझे पूरा विश्वास है जी। क्योंकि जब बैठेगी नहीं तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर देना ठीक भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में होगी और अगर आपको लगता है कि भाई विपक्ष में आ गई और ऐसा हो गया, आज की परिस्थिति में इसका जवाब नहीं दे सकते। जब ऐसी परिस्थिति बनी तो एक बार फिर आपसे मुलाकात करेंगे और इसका जवाब देंगे। चलिए, ये थे प्रदीप रामचंदानी, जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में काफ़ी सारी बातें कह डाली हैं। प्रदीप जी, हृदय नगरी पथ से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।